दोस्तों बात आज से करीब 10 साल पहले की है। तारीख थी 23 और 24 फरवरी। सन था 2015। स्थान था नागालैंड का एक जिला पड़ता है दीमापुर। दीमापुर में एक 20 वर्षीय नागा कॉलेज की छात्रा अपने स्कूल से पढ़कर घर के लिए जा रही थी कि अचानक उसकी भेंट एक हौसी भेड़िए से हो जाती है और वो भेड़िया उस लड़की को जबरदस्ती अपने कमरे पर लेकर जाता है और उसके साथ लगातार 23 फरवरी और 24 फरवरी 2015 को बीभत्स तरीके से बलात्कार करता है। अब ये बात यहीं पर खत्म नहीं होती। जब वो लड़की 2 दिन बाद यानी कि 25 फरवरी को अपने घर पर पहुंचती है और अपने माता पिता को एक एक बात बताती है, तो उसके माता पिता उसकी स्थिति को देखकर बहुत ही सदमे में आ जाते हैं, बहुत ही परेशान हो जाते हैं और वो तुरंत ही नजदीकी थाने पर पहुंचते हैं और नजदीकी थाने पर पहुंचकर वो बाकायदा एक एफआईआर उस व्यक्ति के नाम दर्ज कराते हैं। दीमापुर की पुलिस उस बलात्कारी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन अभी उसका कोर्ट में ट्रायल चल रहा था कि उसे क्या सजा होनी है। उसके ऊपर आरोप लगे थे कि उसने इस 20 वर्षीय लड़की का बीभत्स तरीके से बलात्कार किया है। न्याय प्रणाली अपना काम कर रही थी, लेकिन कई बार न्याय प्रणाली अपने इस काम में बहुत लेट कर देती है, बहुत देर कर देती है और तब तक परिवार वालों का, समाज वालों का, घर वालों का और सबके सब का धैर्य टूट चुका होता है। इस केस में भी वही हुआ। महज 1 माह बीता था और तारीख आती है 5 मार्च 2015 और यह व्यक्ति जिसके ऊपर बलात्कार का आरोप था और जिस व्यक्ति ने उस 20 वर्षीय बच्ची का बलात्कार किया था और यह व्यक्ति जिसके ऊपर इस 20 वर्षीय नागा बच्ची के बलात्कार का आरोप था, 10,000 लोगों की भीड़ 5 मार्च 2015 को दीमापुर के जेल में जबरदस्ती पुलिस को एक किनारे करते हुए, दरकिनार करते हुए गुस्साई हुई 10,000 लोगों की भीड़ इस जेल में घुस जाती है और घुसने के बाद उस हौसी भेड़ियों को जेल से बाहर निकालती है और बाहर निकालने के बाद काफी पीटती है और यहां तक कि इतनी बुरी तरीके से जनता पीटती है क्योंकि जनता में इतनी बुरी तरीके से रोष व्याप्त था कि उसके कपड़े तक उतार लिए जाते हैं, उसके बदन पर एक कपड़े नहीं होते हैं। से ये गुस्साई हुई भीड़ फुटबॉल की तरह खेलती है और मारते मारते इतना मारती है कि इस आरोपी व्यक्ति की वहीं मौत हो जाती है। और पुलिस को जब ये घटना की पता चलती है, पुलिस जगती है, वहां का नागालैंड का प्रशासन जगता है और पूरे भारतवर्ष में एक बार जो भी लोग इस पूरी कहानी को सुन रहे थे, इस पूरी घटना से अवगत होते हैं, सभी लोग खुश थे। सभी लोग ये कह रहे थे कि ऐसे हौसी भेड़ियों के साथ ऐसा ही कृत्य होना चाहिए कि एक बलात्कारी और एक हवसियों को इस तरह जनता के द्वारा मारना कानून के नजर में एक गुनाह है और गैर कानूनी प्रतिक्रिया है। लेकिन जनता में जब उबाल आता है तो जनता को ये नहीं समझ में आता है कि वो गैर कानूनी काम कर रही है या कानूनी काम कर रही है। दोस्तों हमारे भारतवर्ष में इस समय ऐसा एक कांड और हुआ है जो कि अभी कलकत्ता में हुआ है, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में। इस पूरे मेडिकल कॉलेज का नाम है राधा गोविंद कर मेडिकल कॉलेज। दोस्तों बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है, पूरा भारतवर्ष एक बार सदमे में आ गया है। आखिर इस घटना को जिसने अंजाम दिया उसने इस विभत्स तरीके से, इस गलत तरीके से, कितनी बुरी तरीके से अंजाम दिया और क्या करता था ये बलात्कार का आरोपी। आखिर इस पूरी केस में क्या मामला है, क्या अपडेट है, इस पूरे मामले को एक कहानी के माध्यम से सिलसिलेवार जानने की कोशिश करेंगे और क्या क्या अपडेट अभी तक आई है इस पूरे केस में, वो भी हम इस कहानी के माध्यम से, इस घटना के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार, प्रणाम, आदाब, शास्त्रीय काल, क्या हालचाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों 8 अगस्त 2024 को एक महिला डॉक्टर जो कि अभी ट्रेनी थी, प्रशिक्षु थी, उसकी ट्रेनिंग चल रही थी आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में ही, वो अपने माता पिता से ये कहकर जाती है
कि मम्मी पापा मैं जा रही हूँ ड्यूटी करने के लिए, और फिर उसकी नाइट ड्यूटी होती है, वो नाइट ड्यूटी में पहुंचती है। नाइट ड्यूटी में पहुंचने के बाद करीब 2 बजे का समय होता है, और 2-3 बजे का समय ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति हो, उसे नींद आ जाती है, उसे थकान महसूस होने लगती है। तो शायद इस महिला ट्रेनी डॉक्टर को भी लगा कि उसे अब थोड़ी सी नींद की आवश्यकता है। अब वो नींद को अपने पूरा करने के लिए, थोड़ा सा आराम करने के लिए 8 अगस्त 2024 की रात को रात्रि 2 बजे अपने कुछ प्रशिक्षु महिला और पुरुष डॉक्टरों के साथ बैठकर बाकायदा खाना पीना खाती है, और 2:15 पर अपने साथी डॉक्टरों से कहती है कि उसे अब नींद की जरूरत है, वो थोड़ा आराम करना चाहती है। क्योंकि उसके साथ जो और डॉक्टर होते हैं, ये डॉक्टर अभी ड्यूटी पर थे, तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है पहले जाओ तुम सो लो, फिर हम लोग बाद में सोएंगे। और ये महिला डॉक्टर चली जाती है उसी हॉस्पिटल में सोने के लिए। पहले तो इधर उधर देखती है कि उसे कहीं बेड मिल जाए, शांत जगह मिल जाए जहां पे वो कुछ देर आराम कर सके। लेकिन ये अस्पताल की लापरवाही ही कहिए या अस्पताल का गलत प्रशासन ही कहिए, वहां पे जितने भी अधिकारी होते हैं, जितने भी डॉक्टर होते हैं, वहां पर जो प्रशिक्षु डॉक्टर हैं या जो वहां पर परमानेंट अस्थायी तौर पे बड़े डॉक्टर हैं, उनकी सुरक्षा के लिए इतनी बड़ी चूक कि उनके लिए सोने के लिए, उनके आराम करने के लिए एक बेड तक ना हो, ये बहुत बड़ी अव्यवस्था में गिना जाएगा। और बहुत बड़ी अव्यवस्था है भी कि जो डॉक्टर भगवान का रूप कहा जाता है, जिसके वजह से हम बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, वो डॉक्टर के लिए सोने के लिए उस हॉस्पिटल में जहां वो ड्यूटी कर रहा हो, वहां पर एक चारपाई नहीं है, वहां पे एक कक्ष नहीं है जहां पर वो सो सके। हालांकि वो महिला डॉक्टर रात में करीब 2:15 बजे ढूंढते ढूंढते जाती है, एक वहां पे सेमिनार हॉल होता है जहां पे हॉस्पिटल में कोई बड़ा फंक्शन पड़ता है या कई लोगों की मीटिंग होती है या कोई बड़ा व्याख्यान होता है, तो वहां पे सारे डॉक्टर इकट्ठा होते थे। वो डॉक्टर वहां पर चली जाती है और देखती है कि वो बड़ा सा हॉल है, वहां पे एक बड़ी सी बेंच रखी होती है, उस बेंच पर वो महिला डॉक्टर, प्रशिक्षु डॉक्टर सो जाती है। हालांकि मैं इस डॉक्टर का नाम नहीं लेना चाहता हूं, और इस डॉक्टर का नाम सोशल मीडिया पर बाकायदा उछाला जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में कल ही किन्नरी घोष और तुषार राय ने वकील ऋषि सिंह गौतम जो है इनके वकील है, इनके माध्यम से एक अपील दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें भारत सरकार फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर तथा सोशल मीडिया पर जो भी प्लेटफॉर्म इनका नाम उछाल रहे हैं, इस लड़की का नाम का प्रयोग बार बार कर रहे हैं, उपयोग बार बार कर रहे हैं, ऐसे सभी को पार्टी बनाया गया है। हालांकि इसकी पूरी सुनवाई 20 अगस्त को होनी है, 20 अगस्त 2024 को होनी है। अब क्या होता है वो कोर्ट ही डिसाइड करेगा। खैर, हम अपनी कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहां से छोड़ कर आए थे। तो महिला डॉक्टर जाती है, अपना आराम करने लगती है, सोने लगती है। अभी उसे सोते हुए 2 घंटे बीते थे। रात के करीब 4 बजे एक संजय राव नामक व्यक्ति, जो कि वहीं की सुरक्षा में लगा हुआ था, अच्छी खासी कदकाठी का नौजवान दिखता था, हालांकि अधेड़ हो चुका था, लेकिन वो खिलाड़ी था तो उसकी बॉडी से, उसकी शरीर से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अभी अधेड़ हो चुका है। ये हौसी भेड़िया जाता है उस सेमिनार हॉल में, और जब इसे एक लड़की, एक महिला डॉक्टर वहां पे अकेली दिखती है, तो ये वहां पे जो लाइटें जल रही थी उन लाइटों को बंद कर देता है, क्योंकि वो सोचता है कि लाइटें अगर जल रही होंगी, अगर इस लड़की के साथ मैं छेड़छाड़ करूंगा तो हो सकता है सीसीटीवी कैमरे उन चीजों को कैप्चर कर रहे, उन चीजों को रिकॉर्ड कर ले। वो अपने मंसूबों के अनुसार उन लाइटों को बंद कर देता है। क्योंकि महिला डॉक्टर सो रही थी, इसलिए महिला डॉक्टर को पता नहीं होता है, और फिर वो उस महिला डॉक्टर के पास जाकर बैठता है और उससे छेड़खानी स्टार्ट करता है। महिला डॉक्टर अब जब जाती है और बेचारी अपनी जान बचाने के लिए उसके आगे हाथ जोड़कर भीख मांगती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन ये संजय राव नामक हौसी भेड़िया इस महिला डॉक्टर के ऊपर तनिक भी तरस नहीं खाता है, और इस महिला डॉक्टर के साथ कई बार बलात्कार करता है। कुछ रिपोर्टें तो ये भी कहती है कि इस महिला डॉक्टर के मृत होने के बाद भी उसकी मृत शरीर से इस हौसी भेड़िए ने मरने के बाद भी बलात्कार किया। सुबह करीब 5 से 6 बजे ये हौसी भेड़िया जब बलात्कार की घटना को अंजाम दे देता है। अच्छा, जब ये हौसी भेड़िया उस महिला ट्रेनी डॉक्टर से बलात्कार करता है
तो बलात्कार इतनी बीभत्स तरीके से करता है कि महिला डॉक्टर रोती रहती है, उसके आंखों पर चश्मा लगा था, उस चश्मे को ये हौसी भेड़िया तोड़ डालता है, उस महिला डॉक्टर को बहुत मारता पीटता है। और सीसीटीवी कैमरे में तो यहां तक रिकॉर्ड हुआ कि इस हौसी भेड़िए संजय राय ने के सर को कई बार दीवार से लगातार टक्कर पे टक्कर मारी, जिससे उस महिला डॉक्टर को काफी खून आ जाता है। और फिर ये करीब 4-5 बजे अपने ड्यूटी पोस्ट पर, वही आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक पोस्ट होती है सिक्योरिटी की, जहां पर ये बाकायदा बंगाल पुलिस में वॉलंटियर के पद पर तैनात था। अब ये वहां चला जाता है और अपना ड्रेस चेंज कर लेता है। लोग, स्थानीय प्रशासन और कुछ रिपोर्टें बताती हैं कि दरअसल ये बंगाल पुलिस का वॉलंटियर ही नहीं था, बल्कि ये हॉस्पिटल का एक बड़ा दलाल भी था। आपने देखा होगा अमूमन ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में जब हम अपने किसी को इलाज कराने के लिए लेकर जाते हैं तो हम बिचौलियों का, दलालों का सहारा जरूर लेते हैं और उसके एवज में डॉक्टरों से इनकी सेटिंग होती है और वहां से ये पैसे कमाते हैं। ये दलाली का भी काम करता था। और अगर इसके पूरे बैकग्राउंड और पिछले इतिहास के बारे में बात करूं तो ये 4 शादी कर चुका था, चौथी बीवी इसकी भग चुकी थी और 3 बीवी इसके पहले भग चुकी थी। अभी इसने कुछ दिन पहले ही नई शादी की थी। और इन 4 बीवियों को जब मीडिया वालों ने, पुलिस वालों ने, सबने पूछना शुरू किया तो उसके पीछे की जो वजह इन लोगों ने बताई, महिलाओं ने, उनकी पुरानी पत्नियों ने, वो ये बताई कि दरअसल ये हौसी भेड़िया ऐसे नहीं था। ये ब्लू फिल्म यानी कि बीएफ पोर्न साइट पर जाकर गूगल से सर्च करके बीएफ देखने का बहुत शौकीन था और ये वही तरीका अपने उन 4 पत्नियों के साथ भी आजमाया करता था। जिस तरीके से वो बीएफ, जिस तरीके से वो पोर्न फिल्में लगातार अपने मोबाइल में देखता रहता था, उसके दिमाग में दिन भर ये सारी चीजें चलती रहती थी। खैर, जब ये पूरी बलात्कार की घटना को अंजाम दे देता है, अब वहां का जो अस्पताल का प्रशासन था, वहां पर किसी को कुछ भी नहीं पता होता है। अब धीरे धीरे समय करीब 10 बज जाता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है और जांच करने वाली बात यह है कि एक महिला डॉक्टर 2:15 बजे एक चैम्बर में, एक सेमिनार हॉल में जाती हैं और सुबह ये पूरी घटना का खुलासा 10 बजे होता है। अगर 2:30 बजे के हिसाब से भी जोड़ा जाए तब भी करीब 7-8 घंटे लग गए। 7-8 घंटे के दौरान क्या जिन मरीजों का इलाज उस हॉस्पिटल में चल रहा था या जो डॉक्टर वहां पर तैनात थे, उन लोगों को इस ट्रेनी महिला डॉक्टर की आवश्यकता नहीं लगी होगी? ये तो एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है और इसे पूछना भी चाहिए। खैर, पूरे मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है। सीबीआई जांच करेगी, जांच के रिजल्ट आएंगे, लोगों में रोष व्याप्त रहेगा। कुछ दिन बाद ये घटना महज एक इतिहास बनकर रह जाएगी। दिन बाद लोग इस घटना को धीरे धीरे भुला देंगे। कुछ लोग ही ऐसे होंगे जो इस पूरे घटना के साथ, इस पूरे घटना के खिलाफ खड़े होंगे। दोस्तों, आज बोलने का समय है। अगर आप बोल नहीं सकते हैं तो आप किसी का समर्थन करिए। अगर आप किसी का समर्थन नहीं कर सकते हैं तो आप सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, जहां भी आप, जैसे भी, जिस तरीके से आपसे बन रहा है उस तरीके से आप इस घटना के बारे में अपनी आवाज को बुलंद करें, क्योंकि आज वहां पर कलकत्ता की एक बहन बेटी नहीं मारी गई है। अगर हम आज एकत्रित होकर, एक संगठित होकर, ये एक डॉक्टर का ही मैटर नहीं है बल्कि एक बहन बेटी का मैटर है। ये एक डॉक्टर का ही मामला नहीं है बल्कि हमारे भारतवर्ष की एक महिला का, हमारे भारतवर्ष की एक बहन बेटी का मामला है। इसलिए आपसे मेरा इस कहानी के माध्यम से विनम्र अनुरोध रहेगा कि आप इस घटना के बारे में कुछ न कुछ जरूर बोले। अगर आप बोल नहीं सकते हैं तो आप लिख सकते हैं कि अगर हम आज ऐसे दिन में इस पूरी घटना के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो आने वाले समय में ऐसे हौसी भेड़ियों और दरिंदों का मनोबल बढ़ता रहेगा। इसलिए आज जरूरत है हमें एक स्टैंड पर खड़े होने की, एक साथ आने की। घटना में पूरे संबंधित
परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिलने की उम्मीद है। इस पूरी अपील पे आप हमारी बातों से सहमत होंगे। फिलहाल आप ऐसी हौसी भेड़ियों दरिंदों के साथ क्या करना चाहते हैं और इनके बारे में आपका क्या कहना है, पूरी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसी एक नई सच्ची कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।